किसी विद्वान ने कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है यू दर्शन में। मैं हूँ आलोक रंजन। दोस्तों, सफलता और असफलता अक्सर ये दोनों आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो वो भी लगे रहते हैं। कभी छात्र किसी भी कंपटीशन में सफल हो जाते हैं तो कभी असफल। इसी दुविधा को देखते हुए आज का जो टॉपिक है वो है कि प्रतियोगिता परीक्षा में सफल कैसे हों, सफल होने की राह क्या हो सकती है। इन्हीं बातों को अगर और देखें तो कभी कभी ऐसी होती है कि हम मिसगाइड हो जाते हैं या फिर जानकारी न होने की स्थिति में हम असफल हो जाते हैं, जो हमें अंदर से तोड़ देती है। इसी बात की गंभीरता को देखते हुए आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं, मुकुल कुमार सिंह। ये जो है पेशे से एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद आलोक जी। प्रतियोगिता परीक्षा को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखा जाए? सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी है किसी भी छात्र को जो अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना चाहता है तो ये देखे कि उसकी सोच और जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, और जो उसका नींव है, उसकी जो नींव है वो बेस जो है उस बेस के हिसाब से तय करे कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले लक्ष्य को तय करने से पहले उसका एक बेस जो है वही आधार तय करता है कि आगे क्या करना है। अगर किसी को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या अगर उसको एसएससी की तैयारी करनी है या रेलवे की तैयारी करनी है तो ये देखना ज़रूरी है कि वो किस मानक पे खड़ा उतरता है। तो किसी भी छात्र को खुद वो अपना सेल्फ एक देख सकता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। निश्चित रूप से अगर कोई विद्यार्थी अच्छा करना चाहता है तो हार्ड लेबर करके वो चीज़ को, मुकाम को हासिल कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले वो खुद देखे, सेल्फ एवल्यूशन करे, मूल्यांकन करे, और मूल्यांकन ही उसकी सफलता का आधार तय करता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। कोविड-19 के बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड हमारे पास उपलब्ध थे। इसके बाद छात्रों के मन में ये अक्सर दुविधा होती है कि मेरे लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि आपदा को अवसर में बदलना। आप जानते हैं कि कंपटीशंस के क्षेत्र में ऑफलाइन, चाहे कोचिंग के मामले को देख लीजिए आप, या आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन जो क्लासेज होते हैं उसका प्रभाव था 2020 से पहले। लेकिन जब से कोरोना काल आया, और कोरोना काल के बाद आपने देखा होगा कि दुनिया जो है सिमटती गई, और एक इसमें छात्रों को क्या हुआ कि बहुत सारे चीज़ों से, जैसे स्कूल बंद हो गए, कॉलेज ठप हो गए, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो कैसे, जैसे खासतौर से जो कंपटीशंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो क्या करें। लेकिन उनके लिए एक बड़ा मंच मुहैया कराया यूट्यूब, एक बड़ा मंच मुहैया कराया जितने भी बड़े कोचिंग थे, और उस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया कि ऑफलाइन को ऑनलाइन मोड पे लाया। ऑनलाइन मोड क्या करता है कि ऑफलाइन मोड से ज़्यादा इस मामले में बेहतर है कि विद्यार्थी को अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ये देखने के लिए कि कितना इसमें, इस मटेरियल में इसमें कितनी क्षमता है, ये कितना अच्छा मेरे लिए हो सकता है। ये ज़रूर है कि इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से अलग हटके आपको सोचना होगा कि कैसे मटेरियल को, भीड़ के मटेरियल से कैसे आपको बाहर निकलना है। इसलिए ऑनलाइन ने एक मौका दिया है। आज जाइए आप यूट्यूब पे, हज़ारों तरह के वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो ज्ञान के जो भंडार का जो आधार है अब सिर्फ ऑफलाइन नहीं है। आप देख सकते हैं झारखंड में ही कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, या हिंदुस्तान में। अब ये बच्चों के लिए एक मौका मिला है ऑफलाइन की दुनिया से बाहर निकल के, ताकि उनके पास चुनाव का, जो सिलेक्शन का एक जो दौर है उसमें उनको ज़्यादा मौका मिला। इसलिए मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन एक तरह से ठीक ठाक स्थिति है। एक तरह से कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना। सर, ऑनलाइन की बात हो रही है तो यहाँ पर यह भी प्रश्न उठता है कि हमारे पास ऑनलाइन के अथाह सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, साथ ही साथ पठन सामग्रियों की भी कोई कमी नहीं है। तो छात्र यह कैसे तय करे कि उसके लिए कौन सी सामग्री ज़्यादा उपयुक्त है? देखिए, पहली बात कि अगर जो भी सिविल की तैयारी करना चाहता है या जो भी कंपटीशंस के जो इतर और भी जो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जो भी तैयारी करना चाहता है, हर तैयारी के पीछे एक स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी उसका आधार है। तो किसी भी विद्यार्थी की जो ताकत है वो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि वो पढ़िए जो प्रमाणिक हो, चाहे वो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में जो किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो इतिहास की बात हो, इंडियन पॉलिटी की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, तो आपका स्टैंडर्ड तय करेगा आपकी अच्छी किताबें। इसलिए मानक किताबों का चयन ही आपका आधार तय करता है कि कैसे कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट बेहतर कर सकता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आज के दौर में तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है।
आप जाइए और सर्च कीजिए, देखिए कितनी तरह की आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। मेरा जो अनुभव है, मैं हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाने का मेरा अनुभव रहा है कि छोटे शहर में बच्चे कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। एक कैसे शहर में कोचिंग में कैसे वो एक तरह से प्रबंधन की जो व्यवस्था है, उसमें बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर कितने ज़्यादा अनुभवी हो चुके हैं, उनकी समझ कितनी अच्छी बेहतर हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज वो यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से मटेरियल को लेकर अब वो चूजी हो गए। जैसे आपका विषय रहा सर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, तो कोई छात्र हिस्ट्री ऑनर्स रख के पढ़ाई करता है, किसी का ज्योग्राफी होता है, किसी का साइंस होता है, तो किसी का सोशल साइंस होता है। तो ये जो अपना सब्जेक्ट होता है सर, उस पर पकड़ निश्चित ही अच्छी होती है उस स्टूडेंट की। तो ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा में कहाँ तक सफलता अर्जित करने में हमें मदद करते हैं या फिर कहें तो सहायक हैं? देखिए, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, यूपीएससी की टॉपर इस बार महिला है, इकोनॉमिक्स से उसने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे मैं अभ्यर्थियों को जानता हूँ, अपने छात्रों को जानता हूँ, जिनका सब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन जब वो तैयारी करने लगे तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट को चेंज किया, उसमें हार्ड लेबर किया और सफलता पाई। जहाँ तक सवाल है कि क्या कारण है कि चूज जो करना चाहिए वो अपने सब्जेक्ट को कैसे बेस बनाना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है आपने, 10+2 में क्या पढ़ा है आपने, ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई में आपका क्या विषय रहा है, पीजी में क्या पढ़ा है आपने। बहुत सारे विद्यार्थियों का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। बहुत सारे आईआईटीएन हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए किए हुए हैं, वो एमबीए किए हुए हैं, पेशेवर हैं, लेकिन पता लगा कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, सोशियोलॉजी रख लिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में मास्टर हों, ये ज़रूरी है कि कितना आप मेहनत करके उसको पालें। तो ये गुण जो छात्रों के अंदर पाया जाएगा वो बहुत हद तक बहुत आगे जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि बदलते वक्त में अपने को बदलना, परिस्थितियों के जो हिसाब से अपने को रणनीतिक कौशल के दृष्टिकोण से कैसे अपने को बदलाव करना है, कैसे चेंज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सर, किसी छात्र के जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन का कितना महत्व हो सकता है? बहुत ज़रूरी आलोक जी। और ये बड़ा अच्छा मौका है, दूरदर्शन में हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित मंच पे मैं बैठा हूँ, दूरदर्शन में रांची के इस केंद्र में बैठा हूँ। मुझे लगता है कि एक छात्र के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ही वो ताकत है कि उसको वहाँ तक पहुँचा सकता है जो चाहता है। तो डिसिप्लिन, हार्ड लेबर, और हार्ड लेबर के साथ सेल्फ मोटिवेशन, और जब तक उसके अंदर उत्साह नहीं होगा, आज की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपके अंदर क्षमता और कैपेसिटी हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी आपके दर्शक हैं वो देखेंगे, उनको पता होना चाहिए, जो बच्चे हैं, कि अगर वो हार्ड लेबर करते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और सही चीज़ों का चुनाव करते हैं और उनका स्टैंडर्ड कभी डाउन नहीं होता है, तो निश्चित अच्छा करेंगे। इसलिए अनुशासन तो सबसे पहला एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, और ख़ास तौर से ये बहुत ज़रूरी है कि विद्यार्थी के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो लेबोरियस हो और साथ में अनुशासित हो। इसलिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपकी जानकारी बहुत ही छात्रों को मोटिवेशन देगी सर। तो बात आई मोटिवेशन को, तो ये हमारा जो छात्रों के मन में दुविधा रहती है कि जैसे कोई सिविल सेवा का तैयारी कर रहा है, कई वर्षों से करते रहते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, अन्य कई राज्यों की सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें अक्सर बहुत बड़ी लंबी पारी खेलनी पड़ती है, यानी तैयारी को काफ़ी बूस्ट करना पड़ता है। तो सर, इसमें कभी असफलता अक्सर आती है, तो हमें अपने आप को मोटिवेट बनाए रखने के लिए क्या क्या करना आवश्यक हो सकता है? देखिए, एक बड़ी बात बताता हूँ। ये ज़रूरी है, आप जानते हैं कि कंपटीशंस में लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, सीटों की संख्या मुट्ठी भर है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग तैयारी करते हैं उनको सफलता मिले, लेकिन वक्त बदल रहा है। आप जब कंपटीशंस की तैयारी करते हैं तो एक विकल्प रखिए पास में, ऑप्शंस के दरवाजे खुले रखिए। आप सिविल की तैयारी करते हुए, किसी भी क्षेत्र की तैयारी करते हैं, आपके पास एक ऑप्शंस होना चाहिए कि हम अगर ये नहीं तो ए की जगह एक बी टीम भी तैयार रहे, आपके पास एक बी प्लानिंग भी रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है बी को लेकर पहले से ही फोकस हो जाए, पहले ए पे टारगेट कीजिए। और ए के बारे में मैं कहूँगा कि हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरी तरह से आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब जाकर देखिए, इस हिंदुस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो IRS, IAS बड़े अधिकारी के पोस्ट छोड़ा और धरती पे, जिसे कहते हैं कि ग्रास रूट पे काम किया और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा को पाया है। तो विद्यार्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। IAS बियॉन्ड लाइफ, उसके बाद भी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि आप चाहेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में बड़े मुकाम हासिल करेंगे। सिविल सेवा की तैयारी करना, कंपटीशंस की तैयारी करने का अर्थ ये नहीं होता है कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, बल्कि उस क्षेत्र के बाहर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहूँगा, जो हमारे आपके दर्शक हैं,
कि निश्चित रूप से हतोत्साहित ना हो। सबसे पहला आपकी सफलता का पहला मानक है आपकी प्रसन्नता। जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा करेंगे। जरूरी है कि यही करना है। बहुत सारे मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने बड़े क्षेत्र खुले हुए हैं आपके लिए, और जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है उसके बारे में आप जानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए। बस सोचिए कि आगे क्या होगा, पहले सोचिए कि अभी क्या करना है। सर, कहा जाता है कि अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो आधी सफलता वहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो सर, ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी प्रतियोगिता को सफल होने के लिए कितना आवश्यक है? बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक है। खासतौर से मान के चले कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस ही पता ना हो छात्र को, तो कई साल तो लग जाते हैं कि ये देखने में कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी क्षेत्र की अगर तैयारी करता है तो उसका पहला काम है सिलेबस को ठीक से पढ़ना, और पढ़ना नहीं बल्कि पूरे सिलेबस को लिख ले। वो जब तक वो पूरे सिलेबस को देखेगा नहीं कि किस हिस्से को कितना पढ़ना है, किस हिस्से को छोड़ देना है, किस हिस्से में ज़्यादा मेहनत करनी है, वो पूरा अगर एक विद्यार्थी अगर सिर्फ सिलेबस को ठीक से पढ़ लेता है, सिलेबस को देख लेता है, तो समझिए कि उसकी आधी सफलता तो वही तय कर देता है। तो हम हमेशा कहे हैं कि आपको सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए, और ये आसान भी है। अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं झारखंड में अधिकारी बनूं, तो सबसे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग का सिलेबस तो देखेंगे। ये तो देखेंगे कि पीटी का क्या है, मेंस का क्या है, इंटरव्यू का क्या है, रेलवे का क्या सिलेबस है, या अलग अलग राज्यों की जो वैकेंसी आती है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उस सिलेबस को निश्चित रूप से ठीक से देखें, इसलिए ज़रूरी है। सर, कोई छात्र ये कैसे तय करे कि किस फील्ड के लिए वो उपयुक्त है, मतलब कि किस में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये तय कैसे करे? जैसे कैरियर काउंसलिंग की एक बात आती है, तो वो कितना महत्वपूर्ण है कि छात्र उसके माध्यम से सफलता अर्जित कर सकता है कि मेरा इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसमें मैं जाऊँगा तो सफलता की दर बढ़ जाएगी। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि इसमें गार्जियन की भी भूमिका है। हमेशा हम बच्चों पर लादते हैं, लादना समझते हैं, बच्चों को ऊपर प्रेशर करते हैं कि अरे तुम्हें मेडिकल में ही जाना है, तुम्हें नीट निकालना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। ये ज़रूरी देखना ज़रूरी है कि जब 10th में पढ़ रहा है बच्चा, तो उसकी रुचि मैथमेटिक्स में है या उसकी रुचि आर्ट्स में है, उसकी रुचि कॉमर्स में है या उसकी रुचि इकोनॉमिक्स में है। विषयों के प्रति बच्चों के जो जड़ हैं, जो शुरुआत है, उसी में झलक जाता है। तो पहला तो ये काम है कि बच्चा को, गार्जियन जानता है कि बच्चा किस में तेज है। अब बच्चा आर्ट्स में तेज है और उसे हम साइंस में ले जाना चाहते हैं, बच्चा साइंस में तेज है, ज़बरदस्ती आर्ट्स की तरफ ढकेलते हैं। तो बच्चों के ऊपर चयन की प्रक्रिया जो है बच्चों के चॉइस से होना चाहिए। सफलता और मानक में सबसे पहले जो आप जब सफल होते हैं उसका यही मानक है, वही स्टैंडर्ड है कि एक विद्यार्थी को गार्जियन ये देखे, गार्जियन सोचे कि निश्चित रूप से कैसे वो बेहतर तरीके से अपने बच्चे को किस दिशा में ले जाए, जो बच्चा चाहता है वहीं ले जाएं आप। ये बहुत बड़ा कारक है, आपने सही कहा। सर, अक्सर अभी देखा जाए तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है, मतलब कि जो बैंकिंग है, रेलवे है, एसएससी है, सिविल सर्विसेज हैं, जो भी यूपीएससी है, जेपीएससी है, इस तरफ आकर्षण काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या निजी क्षेत्र भी इसमें सहभागिता दे सकता है? मतलब निजी क्षेत्र में भी जॉब की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है? देखिए, निजी क्षेत्र तो है ही। अब मैं तो मानता हूँ कि सिविल जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की चर्चा आप बता रहे हैं, ये बात सबको जानना चाहिए, यथार्थ है, कड़वी सच्चाई है कि आज के वक्त में जिस तरह से बच्चे, अभ्यर्थी, नए नए बच्चे, एकदम यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी उसका सबसे पहला प्रेफरेंस है। लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती है। इतना ज़्यादा कंपटीशन्स बढ़ा है कि उस कंपटीशन्स में आपको टिकने के लिए हार्ड लेबर करना पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरियों को लेकर जो सरकार की प्लानिंग होनी चाहिए, वो निजी तो बात की चीज़ है, वो तो जाना ही है। अगर कोई लड़का अच्छा नहीं करता है तो निश्चित रूप से प्राइवेट क्षेत्र में जाएगा। प्राइवेट क्षेत्र के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अगर वो तैयारी करता है तो पहले पूरी शक्ति 100% ईमानदारी से कहाँ लगा दे। सरकारी नौकरी के प्रति लगाए तो वहाँ लगाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर उसमें समय दे। ये ज़रूरी है कि वो जहाँ तक रहे, अगर वो सरकारी नौकरी के प्रति अगर रुचि रखता है तो फोकस ये करना चाहिए कि जब तक उसकी सीमा है तब तक उसके लिए तैयारी करे। लेकिन एक बेहतर, और जब जान जाए कि हमारा मुकाम आगे क्या होने वाला है, तो सब प्राइवेट तो दरवाज़ा खुला हुआ है। तो हम कहते हैं कि पहले लक्ष्य पे फोकस कीजिए। सर, कोई छात्र अगर सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी का तैयारी करना चाहता है, तो उन्हें किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले सिविल सेवा की तैयारी में आपको पीटी के लिए प्रारंभिक परीक्षा होती है। वो परीक्षा सिर्फ अर्हता है, क्वालिफाइंग है।
वो भीड़ को छांटने के लिए सिविल सर्विसेज में ये रखा गया है। और ये सिविल सर्विसेज को ही फॉलो करते हैं राज्य, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो। यूपीएससी में क्या होता है, कहीं ना कहीं पीटी होता ही है। तो पहले पीटी, पीटी के बाद दूसरा हिस्सा है मेंस, मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा के बाद तीसरा होता है इंटरव्यू। एक शब्द है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। सबसे पहले कोई विद्यार्थी अगर पीटी के पेपर देता है, पीटी की परीक्षा की तैयारी करता है, तो मल्टी चॉइस होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में जो मिला है उसी में सही होगा। मेंस में रिटेन स्किल है, आपके अंदर कितना कौशल है, कितना स्किलफुल है, और आपने कितना शानदार तरीके से मटेरियल को पढ़ा है। और इंटरव्यू होता है साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार की सबसे बड़ी खासियत कि विद्यार्थी के अंदर के कौशल को निखार देना। जब आगे इंटरव्यू लेने वाला अगर बैठता है, चाहे वो यूपीएससी में बैठा हो या पीसीएस में बैठा हो, तो देश के प्रबुद्ध लोग होते हैं और प्रबुद्ध लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं। तो एक विद्यार्थी के अंदर तीनों गुण होने चाहिए, और वो तीनों गुण क्या है? पीटी के लिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी कीजिए, लेकिन मेंस में आपका रिटेन स्किल बहुत मायने रखता है। इसलिए तीनों को लेकर साथ चलिए, एक लंबी प्रक्रिया में आप सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे। सर, कोई छात्र यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब परीक्षा देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सफलता ही अर्जित करे, असफलता भी आ सकती है। तो इस समय अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है? मेरा मानना है कि अभिभावकों को इसमें संयम बरतना चाहिए, और गार्जियन का पहला काम है कि सफलता पे कहा जाता है कि सफलता के सब लोग संबंधी होते हैं। आपने सुना होगा कि सफल हो जाएं तो सब लोग आपके रिलेटिव हो जाते हैं, और सफलता पे कोई आपको पूछने वाला नहीं होता। मेरा मानना है कि यही भूमिका गार्जियन की है। पूरे आपके जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका फैमिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सफल हो असफल हो ये मत सोचें। एक अभ्यर्थी हैं तो पहले तैयारी करें, जमकर तैयारी करें, और ये तय है कि अगर आप मान के चले कि अगर 99% सफल हो गए, 1% में आप असफल हो गए, तब भी वो गार्जियन आपके लिए खड़ा रहेगा। इसलिए यहाँ गार्जियन की भूमिका है, और गार्जियन को ये जरूर देखना चाहिए कि बच्चों को लेकर उसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट न करें। नहीं तो देख ही रहे हैं आज के वक्त में क्या हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि उसे हमेशा पॉजिटिव बनाए, बोले को अगला रास्ता खुला हुआ है, फिर से बात करें, प्रोत्साहित करें। और प्रोत्साहित करने का गुण गार्जियन का भी है, ये बहुत समाज का भी है। समाज बहुत मायने रखता है, लेकिन गार्जियन पहले है कि उसको हम पहले फोकस करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसे हतोत्साहित न करें, बोले कि आगे का दरवाज़ा खुला हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटी की कमी है। आज ज़माना गया कि आप यहाँ नहीं हैं तो आगे क्या करेंगे। अब तो ये है कि यहाँ छोड़ के आपके लिए 1000 दरवाजे हैं, लेकिन इसके लिए आपके अंदर दम होना चाहिए, दमखम होना चाहिए। और एक बार अगर कोई सिविल की तैयारी करता है तो उसके अंदर इतने गुण अलग अलग क्षेत्रों का आ जाता है कि जिस क्षेत्र में जाएगा वो बेहतर करेगा और बेहतर मुकाम हासिल करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। सर, अक्सर बात होती है हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम की, तो ये दोनों एक भाषा मात्र हैं सर। तो यह ज्ञान का क्या कोई आईना हो सकता है, या फिर ये बस भाषा ही समझना चाहिए? देखिए, मैं पहले आलोक जी बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि भाषा, अब हिंदी या अंग्रेजी, सिर्फ भाषा जो है माध्यम है, कम्युनिकेशन है। आप जो बोल रहे हैं मैं समझ ले रहा हूँ, ये कम्युनिकेट करने का गुण है। हिंदी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में समझ ले रहा हूँ। तो भाषा एक माध्यम जो है, ये सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए। अगर कोई कहता है कि मैं हिंदी में हूँ और मैं हीन भावना से ग्रसित हूँ, तो दुर्भाग्य की बात है। आज मटेरियल की कमी नहीं है, ये ज़रूर है कि इंग्लिश में वो आगे है और बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं। विकिपीडिया पे जाएंगे तो अंग्रेजी के बहुत सारे मटेरियल हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे मटेरियल हैं। हिंदी में इसका अभाव है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने हिंदी लिया है तो आप देखिए यूपीएससी में 54 रिजल्ट हिंदी में आए हैं। और भाषा के स्तर की जहाँ तक बात है, भाषा कोई बाधा पैदा नहीं करती। कम्युनिकेशन सिर्फ भाषा के आधार है, न कि किसी विद्वता का। हिंदी हो या अंग्रेजी हो, जिसमें दम होगा वो रिजल्ट निकालेगा, और हुआ है। चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, कमीशंस का रिजल्ट हो, या हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में जाइए, आज हिंदी भाषा को लेकर देखिए, अंग्रेजी को देखिए। कभी इसे हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है कि उसने अंग्रेजी ले लिया, मैंने हिंदी ले लिया, मेरा क्या होगा। ये ज़रूरी है कि आप जो ले रहे हैं उसमें देखिए कि मटेरियल्स कितने आपके काम लायक हैं, कौन से हिस्से को पढ़ के बेहतर कर सकते हैं। अगर हिंदी विद्यार्थी है तो उसको अंग्रेजी की भी चीज़ें पढ़नी चाहिए, और कोई इंग्लिश का विद्यार्थी है तो उसको ये भी जानना चाहिए कि हिंदी जाने, क्योंकि किसी क्षेत्र में जाएगा तो हिंदी भाषी तो वहाँ काम कैसे करेगा। तो एक प्रतियोगी के अंदर ये गुण होना चाहिए, इसलिए उसके लिए हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है।
सर यदि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की बात करें तो अक्सर ये आती है कि उनकी आर्थिक समस्याएं काफ़ी होती हैं, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे सर कि आज के इस दौर में, प्रतियोगिता परीक्षा के दौर में, वो सफलता को अर्जित कर सकें? देखिए, हम लोग भी ग्रामीण प्रदेश से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव से आए हुए हैं। अपने हार्ड लेबर से हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गांव और शहर ये कभी भी आपके विकास में, आपकी सफलता में बाधक नहीं है। अब तो गांव में बैठी, अब तो सबके पास मोबाइल है। जो चीज़ हम दिल्ली में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, मैं बोला कि अभी मैं देखा आपके झारखंड में, हजारीबाग में, शहरों में, रांची में, अब तो आज के ज़माने में मोबाइल है और मोबाइल पे पूरी दुनिया है। जो अखबार महंगी अखबार है, उसको सस्ते बच्चे ऑनलाइन उसको ये करते हैं, पढ़ते हैं अखबारों को। तो वो लड़के गांव में रहते हैं, लड़कियां गांव में रहती हैं और बड़े स्तर पे मेहनत करके रिजल्ट निकाल रहे हैं। अच्छा के देखिए, एसएससी का रिजल्ट देखिए, रेलवे में देखिए, बैंकिंग में देखिए, टीचिंग की वैकेंसी में देखिए, पीजीटी देखिए, टीजीटी देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखिए। गाँव में रह के भी आप प्रतिभा को निखार सकते हैं, बस आप में दमखम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा आधार है। सर, छात्रों के बीच दो वर्ड हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। सर, ये दोनों को समन्वित किया जा सकता है या फिर ये दोनों अलग अलग हैं? अब देखिए, ये दोनों चाहिए। मेरा मानना है कि हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कहावत है कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आज मटेरियल बहुत सारा है, पढ़े तो पढ़े क्या। मैंने पहले ही बोला कि स्टैंडर्ड आपका पैमाना तय होना चाहिए। हार्ड लेबर कीजिए लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगर किसी अभ्यर्थी के अंदर हार्ड लेबर करने का गुण है और वो जो मटेरियल पढ़ रहा है वो स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा है, तो उसकी सफलता बेहतर होगी। अब पता लगा कि आप स्मार्ट मेहनत करते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं। सिविल सेवा की तैयारी में आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है और बहुत हार्ड लेबर करना पड़ता है। छोटी मोटी नौकरियों को लेकर देख लीजिए कितनी मारामारी है। तो हार्ड लेबर करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से कीजिए। यही आज समय की मांग है, आज समय का डिमांड है। और मेरा मानना है कि ये विद्यार्थियों के ऊपर तय होता है। अगर बहुत अच्छे बच्चों को मैंने जाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ लेकर रिजल्ट निकाल कर चले गए। बहुत लोगों ने हार्ड लेबर किया। तो हार्ड के साथ स्मार्ट, अगर दोनों का सम्मिश्रण हो जाए, अभ्यर्थी बेहतर करेगा, कोई भी बेहतर करेगा। ये ज़िंदगी का भी एक सगुफा है, एक सफलता का एक आईना है। ये बहुत ज़रूरी है। सर, स्कूली शिक्षा की बात करें तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की भी आधार वहीं से शुरू होती है। तो हमारे शिक्षा प्रणाली में क्या कुछ चेंजेज होने चाहिए जिससे कि सफलता की दर बढ़ जाए? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। और देखिए, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है। नई शिक्षा नीति के तौर पे क्या बातें कही जा रही हैं, कैसे प्रोफेशनल चीज़ों पे बल दिया जा रहा है। समय ये है कि अब तैयारी के संग संग जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को एक प्लानिंग वे में काम करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनलिज्म के तौर पे जाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आप अगर किसी विषय को ले लिया और सिर्फ सिविल की तैयारी किया, उसके बाद क्या कर सकते हैं। लेकिन आज विकल्प है। अब आपको प्रोफेशनल पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो हम विषय ले रहे हैं, जो चयन कर रहे हैं, उसका कितना आगे चल के लाभ हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा आपने, बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट कि इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। यस सर, आज जैसे देखा जाए कि काफ़ी सारे रोजगार के भी विकल्प उपलब्ध हैं, साथ ही साथ पढ़ने के भी विकल्प उपलब्ध हैं। तो सर, दोनों में बैलेंस बनाया जा सकता है क्या कि पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मैं सैकड़ों बच्चों को जानता हूँ, बच्चियों को जानता हूँ। आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप जॉब निकालिए, छोटा मोटा कहीं भी जॉब हो जाए आपका। आगे बहुत ऐसे बच्चों का रिजल्ट हुआ है जो कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब करके 4 घंटा निकाल के पढ़ते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये ज़रूरी है, वो स्मार्ट हो गए क्योंकि उनका बेस मजबूत है। उन्होंने हार्ड लेबर करके रिजल्ट निकाल लिया। क्या कारण है कि यूपीएससी में कोई लड़का IRS बनता है, कोई लड़का सबसे नीचे का रैंक लाता है और फिर पता लगा कि वो टॉप कर जाता है। लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, ये सबसे मायने रखता है कि आप एक ही सिस्टम में, जैसे बहुत लोग बैंक में जॉब करते हैं, पता लगा IAS हो गए। बहुत लोग नीचे के जॉब है, रेलवे में हैं, बड़े अधिकारी हो गए, हेड कांस्टेबल हैं, पता लगा DSP बन गए। काफ़ी अच्छा आपने कहा सर, सारे सवालों का जवाब इतने अच्छे से दिया कि सारे जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुमूल्य होगा। आपने सारे सवालों को इतने अच्छे से रखा कि सभी छात्रों के लिए यह काफ़ी हितकारी होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रतिष्ठित मंच पे मौका दिया, दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित मंच पे मौका दिया, जिसका एक अपना प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों को निश्चित ही जो भी आज सेशन हुआ है उससे फ़ायदा होगा। जो तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे समस्याओं को जानेंगे, उससे दूर करेंगे। साथ ही साथ जो शुरू करने वाले हैं वो भी समझ सकेंगे कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज मुझे यानी आलोक रंजन और पूरे दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।